हेलो साथियों, स्वागत है सभी का एक और शानदार और लाजवाब सेशन में। साथियों, एक और शानदार नोटिफिकेशन है वो राजस्थान अधीनस्थ चयन बोर्ड ने जारी किया है। और वो जो नोटिफिकेशन है वो है आपका लेखा सहायक भर्ती 2024। साथियों, वैसे तो देखो बड़ी भर्ती नहीं कही जा सकती, लेकिन जो विद्यार्थी तैयारी करते हैं उनके लिए पर्याप्त पद अपन लोग मान सकते हैं। साथियों, वैसे तो देखो ये भर्ती है, इसका जो पाठ्यक्रम वगैरह अपन चर्चा करेंगे तो आपको लगेगा कि ये विशेष रूप से कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए है, लेकिन फिर भी जी इसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, कैसे इसको आप अप्लाई कर सकते हो, कितनी इसकी पोस्ट है, क्या इसकी क्वालिफिकेशन है और कब तक इसकी एग्जाम हो सकती है, और साथ में पाठ्यक्रम पर भी आज के इस टॉपिक पर आज के सेशन में अपन चर्चा करेंगे। जो भी साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे इतना ही निवेदन है कि इस इंफॉर्मेटिव चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, ताकि लगातार जब जब हम वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। साथियों, जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं उसमें क्या लिखा है कि आपका जो राजस्थान अधीनस्थ चयन बोर्ड है ना, उसने नोटिफिकेशन है जारी किया है। क्या किया है? नोटिफिकेशन जारी किया है। किसका? लेखा सहायक भर्ती परीक्षा 2024 का। अब उसकी क्या क्वालिफिकेशन होगी, परीक्षा की तिथि कब तक हो सकती है, इसमें क्या वेतन होगा, सिलेबस क्या होगा और कौन कौन फॉर्म भर सकता है, उन टॉपिक पर आज के इस सेशन में अपन चर्चा करेंगे, है ना। क्योंकि साथ में एक चर्चा और होगी, क्या ये भर्ती स्थायी भर्ती होगी या संविदा के तहत होगी, उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। और साथ में क्या क्या इसके एडवांटेज होने वाले हैं उस पर भी आज के इस सेशन में चर्चा करेंगे। तो फटाफट आज का सेशन स्टार्ट करेंगे और चर्चा करेंगे उस नोटिफिकेशन से रिलेटेड जो पॉइंट्स राजस्थान अधीनस्थ चयन बोर्ड ने जारी किए हैं उन पे अपन चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है साथियों, तो देखो ये आपका नोटिफिकेशन है किसकी तरफ से? राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की तरफ से ये नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। किसके लिए? दो भर्तियों का साथ में ये विज्ञापन है ना। और इसमें कौन कौन सी भर्ती है, वो कैसे होगी, कहां आपका काम होगा, ये भी अपन देखेंगे। देखो ये है संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक, है ना, और साथ में संविदा लेखा सहायक सीधी भर्ती। तो अपन बात कर रहे हैं संविदा लेखा सहायक सीधी भर्ती। तो देखो एक तो नाम आपने पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया? संविदा, है ना। भर्ती किस पे होगी? संविदा पे होगी। राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हेयरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2021-22 के तहत है, इसमें आपकी पोस्टिंग होगी। इसका मतलब है ये पोस्ट है वो परमानेंट तो होगी, लेकिन जो स्थायी सेवा का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग नहीं होगी। आपका राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हेयरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 यथा उसको संशोधित किया था उसके अनुसार आपकी पोस्टिंग होगी, है ना। अब इसमें क्या क्या है कि आपको पता है कि महात्मा गांधी नरेगा ग्रामीण विकास विभाग के लिए राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हेयरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 यथा संशोधित के अंतर्गत कनिष्ठ तकनीकी सहायक व लेखा सहायक की भर्ती है वो निकाली गई है। उसके लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र वो चयन बोर्ड द्वारा आमंत्रित किए गए हैं। ठीक है, अब देखो इसमें आपका विभाग का नाम क्या होगा, आपको कहां कहां काम करना पड़ेगा, है ना। तो जो आपका महात्मा गांधी नरेगा और ग्रामीण विकास विभाग है इसमें आपका काम होगा। कहां पर काम होगा? जो नरेगा का काम चलता है उसमें आपके तकनीकी सहायक लगेंगे और उसमें ही आपके लेखा सहायक लगेंगे। ये जो भर्ती है वो किस अधिनियम के तहत होगी, है ना? ये राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हेयरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के तहत आपकी पोस्टिंग होगी। इसमें आपके पद का क्या नाम रहेगा? जो तकनीकी कनिष्ठ सहायक है उनके लिए यह है, पर अपन बात कर रहे हैं संविदा लेखा सहायक, ये आपके पद का नाम है रहने वाला। जो आपका नॉन टीएसपी है ना, जो आपका नॉन टीएसपी है ना, नॉन टीएसपी है उसके लिए आपकी लेखा सहायक की 300 पोस्ट है, और जो आपका टीएसपी है
उसके लिए 84 पोस्ट है। इस तरीके से कुल मिलाकर 400 पोस्टों के लिए आपका आवेदन है वो उन्होंने मांगा है। कुल मिलाकर टोटल 400 पोस्ट है आपके लेखा सहायकों की, है ना। इसके लिए आपको, अगर आप दोनों पोस्टों के लिए हो तो आपको अलग अलग पदों के लिए अलग अलग आवेदन करना पड़ेगा, है ना। ये सारे पद पूर्ण रूप से संविदा पर आधारित है। अपन उन्हीं पॉइंट्स पे चर्चा कर रहे हैं जो आपके लिए काम के हैं। बाकी अगर आप डिटेल में नोटिफिकेशन से रिलेटेड कुछ जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। उन दोनों के लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाकर आप दोनों को ज्वाइन करेंगे तो आपको और भी लेटेस्ट अपडेट वहां पर मिलती रहेंगी, ठीक है। तो ये संविदा के तहत भर्ती होगी और साथ में इसमें क्या होगा कि पदों की बढ़ोतरी है वो भी की जा सकती है ना। ये उस पर डिपेंड रहेगा, तो वो सारे के सारे हैं वो ये होगा, है ना। ऐसे अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे जिन्होंने अनैतिक आचरण से किसी मामले में दोष सिद्ध किया गया है, तो वो इसके लिए पात्र नहीं होंगे, ठीक है। सक्षम अधिकारी के पास इस विज्ञापन को बिना कारण बताए, बिना पूर्व सूचना के निरस्त करने का भी अधिकार रहेगा। तो ये तो एक छोटी सी जानकारी है। बाकी अपने टोटल 400 पोस्ट के लिए ये विज्ञापन है ना। ये चर्चा हो गई। आगे बढ़ते, कब इसको फॉर्म भरना है ये आप जानते हो कि ये आपका ऑनलाइन फॉर्म है वो भरा जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म है वो भरना आपको, है ना। और इसके लिए ऑनलाइन कैसे भरना है ये ध्यान रखना, ऑफलाइन नहीं भरा जाएगा। कोई आपको कह दे कि भाई मैं आपका ऑफलाइन फॉर्म भर के बोर्ड में जमा करवा देता हूं, तो ऐसा नहीं है, ऑनलाइन फॉर्म ही है भरा जाएगा, ठीक है। अब ऑनलाइन की प्रक्रिया क्या रहेगी, है ना। तो ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए वही आपकी जो पुरानी प्रक्रिया है कि भाई आपको जो SSO ID है वो लॉगिन करनी है, और SSO ID लॉगिन करने के बाद उसमें आपका क्या आएगा, रिक्रूटमेंट पोर्टल सिटीजन ऐप है, उसमें गवर्नमेंट टू सी में जाओगे तो वहां पे रिक्रूटमेंट पोर्टल है, उसका चयन करना पड़ेगा। और सबसे पहले अगर पहली बार आप फॉर्म भर रहे हो, एक बात मैं बता दूं, आप पहली बार फॉर्म भर रहे हो तो आपको OTR है वो करना पड़ेगा, और 1 टाइम फीस है वो पेमेंट करनी पड़ेगी। OTR में 3 चीज आपसे मांगी जाएगी, आपकी कैटेगरी मांगी जाएगी, है ना, आप राजस्थान के मूल निवासी है या नहीं वो जानकारी मांगी जाएगी, और साथ में आप दिव्यांग की श्रेणी में आते हैं या नहीं, ये 3 डिटेल तो मांगी जाएगी। बाकी आपकी सारी डिटेल है वो आधार से अटैच और जन आधार से अटैच होने के कारण वहां से फेच की जाएगी, वहां से उठाई जाएगी, ठीक है। ये सारी चीज करने के बाद आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। साथ में ये ध्यान रखना कि आपकी जो फोटो है वो नई होनी चाहिए, 1 माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। साथ में आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करते समय एक जो दृश्य चिन्ह होता है अपनी बॉडी पे, जिसको जब जांच होती है तो उस समय उसको चेक किया जा सकता है, तो वो विजिबल मार्क्स से आपको भरना है। तो ये सारी डिटेल है आपको ऑनलाइन है वो भरनी है SSO ID पर रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाकर, ठीक है। तो ये चीज तो ई मित्र वाला वैसे भी भर देगा, है ना। ये चीज भरने के बाद आप वहां पर आपको मूल प्रमाण पत्र है ना, उसका जो क्रमांक वगैरह वो मांगे जाएंगे तो वो भरने पड़ेंगे। साथ में डिजी लॉकर के माध्यम से आपकी 10वीं की मार्कशीट है वो भी वेरीफाई होगी, वो जुड़ी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से आपको पेमेंट करना है। ये सारी डिटेल है वो ई मित्र वाला कर देगा। बहुत ज़्यादा इसमें जानकारी नहीं है, आपके काम की जानकारी नहीं है, ई मित्र वाला अपने आप ही कर देगा, ठीक है। अगर कोई शिकायत हो तो आप 181 नंबर पर शिकायत है वो करवा सकते हैं, निःशुल्क रहेगी। एक बार ही पंजीयन, अगर आप पहली बार पंजीयन करवा रहे हो तो आपके जो सामान्य वर्ग है, क्रीमिलियर श्रेणी के या अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक है, उनके लिए 600 रुपये फीस होगी, है ना। किन के लिए, आपके सामान्य है और क्रीमिलियर श्रेणी के OBC हैं, MBC हैं, उनके लिए 600 रुपये फीस होगी। साथ में राजस्थान के नॉन क्रिमिनल श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनके लिए भी उनके लिए अनुसूचित जाति और जनजाति है उनके लिए 400 रुपये की फीस रहेगी, और दिव्यांग है उनके लिए भी 400 रुपये की फीस रहने वाली है। तो 2 कैटेगरी में फीस रहेगी, 600 और 400। जनरल के है, OBC जो आपके क्रिमिलियर में है, MBC जो क्रिमिलियर में है, उनके लिए 600 फीस है, और बाकी सब के लिए 400 फीस रहेगी, है ना, ठीक है। ये काम हो जाएगा। इसके बाद देखो ये सारा का सारा जो पोस्टों का वर्गीकरण है वो भी उन्होंने दे दिया है कि भाई आपके जो नॉन TSP है, नॉन TSP क्षेत्र है
उनके लिए इस प्रकार से इन्होंने पोस्ट है वो निर्धारित की है ना। ये किसके लिए? ये वो है जो आपके इंजीनियरिंग वगैरह है। कौन सा था पोस्ट? स्टार्ट में पोस्ट थी ना आपकी, कौन सी थी? कनिष्ठ तकनीकी सहायक, क्योंकि इसके लिए ज्यादा है तो कनिष्ठ तकनीकी सहायक पोस्ट है उसका है, तो इसको अपने को नहीं छेड़ना है। ये आपका लेखा सहायक है ना, संविदा लेखा सहायक है जो आपके नॉन टीएसपी है ना। उसके लिए देखो ये सामान्य के लिए टोटल 300 पोस्ट है, सामान्य के लिए 82 है, सामान्य महिला 24 है, विधवा के लिए 9 है, परित्याग के लिए 2 है, इस तरीके से एसटी है ना, एससी है, ओबीसी है, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर है ना। 12 जिला के जो शहरी है उन सब के लिए पोस्टों का वर्गीकरण पहले से करके दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये सारी चीज है वो दे रखे हैं। एक पॉइंट दे रखा है कि राजस्थान के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के आरक्षित पदों के पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तो उन्हें सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा, यानी जनरल से उन्हें पूरा किया जाएगा, उनको खाली नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो आपके अति पिछड़ा वर्ग है उनमें आपकी जो जनजातियां वो उनके लिए 5% आरक्षण है ना। एमबीसी के लिए 5% है, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण है, बाकी ये सारी दे रखी है। साथ में जो भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए भी आपका 12.5% आरक्षण है वो निर्धारित किया गया है। ठीक है, उत्कृष्ट खिलाड़ी है यानी जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है उनके लिए भी 2% का आरक्षण है वो राज्य सरकार के कोटे में निर्धारित किया गया, तो उनके लिए भी बेनिफिट है वो रहने वाला। साथ में जो खेल है ना, अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था और टूर्नामेंट और चैंपियनशिप का नाम भी यहाँ पे दे रखा है, इनमें जो खेले हुए हैं उनको 2% का आरक्षण है वो मिलेगा। ठीक है, ये देखो मानदेय है ना। अब अपन बात करते हैं वेतन की। तो ये बात है कि देखो क्योंकि ये परमानेंट भर्ती नहीं है, इसको संविदा पे लिया गया है, तो संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक और संविदा लेखा सहायक के पद हेतु कितना 16,900 रुपए है ना, 16,900 रुपए पारिश्रमिक दिया जाएगा। साथ में मासिक नियत पारिश्रमिक है वो राज्य सरकार के जो दिशा निर्देश है उनके अनुसार परिवर्तित होता रहेगा। अब देखो कॉन्ट्रेक्चुअल नियम आने से पहले आपने देखा होगा कि विद्यालय सहायक के नाम से आपके पहले देखा था कि पंचायत सहायक लगे थे, विद्यालय सहायक लगे थे, उनका 6,000 वेतन था, आज उनका वेतन 16,900 रुपए। और उसके बाद इसमें जो कॉन्ट्रेक्चुअल हेयरिंग टू रूल है उसमें 10% की वृद्धि भी बताई गई है, और साथ में समय समय पर राज्य सरकार है इनमें वृद्धि करती रहती है तो वो लागू रहेगी है ना। लेकिन थोड़ी सी बात देखने की है कि ये वेतन है वो फिक्स माना जाता है, क्योंकि इसमें कोई डीए है, एचआरए है, वो इसमें कोई इंक्लूड नहीं होता। राज्य सरकार अपनी ओर से 10% है, 15% वो बढ़ाती है। बाकी जो अपन कहते हैं ना एक परमानेंट पोस्ट के लिए जो फैसिलिटीज होती है वो इसमें नहीं होती है, तो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब जो आपके संविदा है लेखा सहायक उनके लिए क्या योग्यता होगी है ना। संविदा लेखा सहायक का जो पाठ्यक्रम है वो तो कॉमर्स का दे रखा है, लेकिन इसने क्या रखा है कि ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी है ना एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया और कॉलेज एप्लीकेटेड देयर टू है ना। यानी क्या होना चाहिए आपके पास, या तो आप बीए हो सकते हो, या आप बीकॉम हो सकते हो है ना, या आप बीएससी हो सकते हो है ना। इनमें से होना आप क्या होना चाहिए, स्नातक होने चाहिए। अब स्नातक में इनके अलावा अगर कोई इसके समकक्ष कोई है आपके पास, जैसे बीए है वो इंटीग्रेटेड वाला होता है 4 वर्षीय, वो है, बीकॉम है, बीएससी है, तो वो मान सकते हैं। अब ये तो होना जरूरी है, और क्या लिखा एंड यानी और इसके साथ क्या होना चाहिए, ये बहुत सारे कोर्स है वो बड़े बड़े, जैसे कोपा का कोर्स है, डीपीसीएस का कोर्स है ना, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस है, बहुत सारे हैं। लेकिन अपने लिए एक जो सर्वश्रेष्ठ होता है वो होता है RSCIT है ना, कंडक्ट बाय वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा अंडर द कंट्रोल ऑफ राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड है ना। ये अपने पास होना चाहिए RSCIT, ये होना जरूरी है ना। दोनों होने आवश्यक है, अपने पास ग्रेजुएशन की डिग्री भी होनी चाहिए,
चाहे अपने बीकॉम हो, चाहे अपने बीएससी हो, चाहे अपने बीओ, और साथ में अपने पास कम से कम आरएससीआईटी का डिप्लोमा होना जरूरी है। इसके अलावा भी कोई होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये चीज होगी तब हम उस फोरम के लिए क्या होंगे, क्वालिफाइड होंगे। ये उसकी शैक्षणिक योग्यता, पात्रता अपन मान सकते हैं। ठीक है, तो जिन्होंने जो ये आरएससीआईटी वाला नहीं कर रखा है उनको जरूर कर लेना है ना। साथ में इसमें ओ लेवल का भी बता रखा है कि अगर किसी के पास ओ लेवल है तो उनको इस प्रकार का जो आरएससीआईटी वाला करने की आवश्यकता नहीं होगी, है ना। अब इनकी अन्य योग्यताएं क्या है कि भाई स्वास्थ्य है वो उत्तम होना चाहिए, बढ़िया स्वास्थ्य होना चाहिए, काम करने के लिए वो लायक होना चाहिए, किसी प्रकार की जो शारीरिक अस्वास्थ्य वो नहीं होना चाहिए। दूसरा है चरित्र, है ना, सेवा में सिद्धि भर्ती के लिए उसका चरित्र है वो ठीक होना चाहिए। और चरित्र के लिए क्या होता है, स्कूल और कॉलेज जहां उसने अंतिम शिक्षा प्राप्त की हो वहां के प्रधानाचार्य या शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत करना होगा। ऐसे दो साथ में, एक तो वो होगा सीसी, और साथ में ऐसे दो व्यक्तियों को भी सीसी देना पड़ेगा, है ना, जो आपके चरित्र को प्रमाणित करे। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रीयता, तो राष्ट्रीयता तो भारत का नागरिक और नेपाल, ठीक है। ये होना चाहिए आयु, है ना, एज का बड़ा फैक्टर है। एज है ना वो 1 जनवरी 2026, 1 जनवरी 2026 को कितनी वर्ष की होनी चाहिए, 21 वर्ष की। यानी न्यूनतम कितनी हो गई, न्यूनतम हो गई आपकी 21 वर्ष, और अधिकतम कितनी हो गई, अधिकतम हो गई आपकी 40 वर्ष। ठीक है, अधिकतम 40 वर्ष है होगी। बाकी देखो ये तो न्यूनतम तो इतनी रहेगी, लेकिन अधिकतम में कैटेगरी वाइज है वो छूट मिलती रहेगी। जैसे सामान्य वर्ग की महिलाएं उनको 5 वर्ष की छूट है ना, SC ST के निवासी उनको भी 5 है ना, महिला अभ्यर्थी SC ST की उनको 10 वर्ष की छूट है ना। राजस्थान की भूतपूर्व सैनिक है उनकी 50 वर्ष तक ये नियम लागू नहीं होता। कुल मिला के मेन जो आयु है ये आपकी 21 से 40 है, न्यूनतम अधिकतम लेकिन कैटेगरी वाइज है, इसमें छूट मिलेगी। तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि भाई आप फॉर्म भरने के पात्र हो या नहीं हो। अगर फॉर्म भरने के पात्र हो तो निश्चित रूप से आप फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा इसमें आपको और क्या क्या मिलेगा, 9 नंबर पेंशन, है ना। राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हेयरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंतर्गत संविदा कार्मिकों को पेंशन का परिलाभ है वो दे होगा, उन्हें पेंशन मिलेगी। यानी उन्हें क्या मिलेगी, ओपीएस मिलेगी, ओल्ड पेंशन है स्कीम के तहत वो आएंगे, है ना। विवाह पंजीयन होना चाहिए, जरूरी है। पंजीयन शुल्क जमा कराने ऑनलाइन अवधि, है ना। देखो अब फॉर्म कब भरना है और पंजीयन शुल्क कब जमा करवाना, तो ये अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। तो देखो इसमें आपकी एप्लीकेशन डेट, एप्लीकेशन डेट है वो कितनी है ना, दिनांक ये स्टार्ट होंगे 8 जनवरी से, है ना, 8/1/2025 से लेकर आप 6/2/2025 तक है फॉर्म भर सकते हैं, है ना। ऑनलाइन आवेदन कब करना है आपको, 8 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक ये फॉर्म आप भर सकते हैं। इसके लिए आप ऑनलाइन पेमेंट जो भी आपके पास है ना, आप फोन पे के माध्यम से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, है ना, ई मित्र कियोस्क के माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से आप अपना जो भी पेमेंट बनता है 600 या 400 वो आप पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना इसकी आवेदन की तिथि कहां से स्टार्ट होगी, 8 जनवरी 2025 से लेकर 6 फरवरी 2025 को रात 11:59 तक आपको फॉर्म है वो भर देना, फिलअप कर देना। लेकिन मेरी व्यक्तिगत सलाह आपको यह है कि आप समय का इंतजार ना करें, जो ही 8 जनवरी आती है उसके तुरंत बाद आप अपना फॉर्म फटाफट भर दें, है ना। उसमें किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरते, है ना। ठीक है साथियों, ये हो गई बात फॉर्म भरने की। तो 8 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक फॉर्म भरना। परीक्षा आयोजन, है ना, परीक्षा आयोजन के लिए आपकी जो संविदा लेखा सहायक है उन पदों भर्ती दिनांक 16/6/2025 को। तो लेखा सहायक है ना, उसकी परीक्षा कब होगी,
लेखा सहायक की परीक्षा, लेखा सहायक की परीक्षा होगी आपकी 16/6/2025, है ना, 16/6/2025। और कैसे होगी? सीबीटी, है ना, सीबीटी और या ऑफलाइन। अगर कैंडिडेट ज्यादा होंगे तो आपकी ऑफलाइन एग्जाम होगी, और अगर कैंडिडेट कम होंगे तो आपकी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो सकती है, सीबीटी एग्जाम हो सकती है ना। तो इसके लिए एग्जाम है वो आपकी 16 जून 2025 को आयोजित है, वो करवाई जाएगी। अगर सब कुछ ओके रहता है तो इस डेट तक आपकी एग्जाम है वो हो सकती है ना। इसके अकॉर्डिंग अपने को तैयारी करके चलना है, ठीक है साथियों। अगर फॉर्म ज्यादा आते हैं, फॉर्म आपने ज्यादा भर दिए और क्या हुआ, परीक्षा 2-3 दिन तक चलती है, तो क्योंकि पेपर वो अलग अलग आता है, तो इस पेपर के स्टैंडर्ड को इक्वल करने के लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है वो भी अपनाई जा सकती है ना। तो वो भी आवश्यक होगी तो अपनाई जा सकती है, ठीक है ना। नियुक्ति के लिए अयोग्यताएं, तो इसमें बहुत सारी अयोग्यताएं हैं, है ना। 2 से अधिक संतान है 1 जून 2000 के बाद, है ना, या और कोई ऐसा है तो वो उसमें तो है, लेकिन अपने को तो ध्यान ये रखना, फॉर्म भरना तो फॉर्म पे ध्यान रखना पूरा का पूरा। ये फोटो अपलोड के संबंध में आपके दिशा निर्देश हैं कि हस्ताक्षर और फोटो स्पष्ट होनी चाहिए, 1 माह से पुरानी नहीं होनी चाहिए, जो इसका बैकग्राउंड है वो सही होना चाहिए, 50 जगह ज्यादा घेरनी नहीं चाहिए, है ना, जेपीजी होनी चाहिए, है ना, और वो भी आपकी 3.5 सेमी गुणा 4.5 सेमी में होनी चाहिए। फाइल का आकार है 50 से 100 के बी, फोटो है 100 के बी, ये होनी चाहिए। तो ये तो ई मित्र वाला है, वो ऑटोमेटिक ये सारी डिटेल है वो भर देगा, है ना। इसके पास जो विशेष टिप्पणी है कि आपकी परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी, और परीक्षा आयोजित करने के बाद बोर्ड है वो पेपर और आंसर की है वो साइट पर अपलोड करेगा, वहां से जाकर आप अपने पेपर का मिलान कर सकते हो। और कहीं ऐसा लगता है आपको कि आपने जो आंसर दिया बोर्ड ने वो नहीं माना और आपको लगता है वो सही है, तो आप उस पर आक्षेप लगा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना प्रत्येक क्वेश्चन के है वो 100 रुपए है, वो चार्ज करेगा कौन? बोर्ड चार्ज करेगा, ठीक है। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। इसके अलावा आवेदन प्रक्रिया में सुधार, अगर आपने कोई त्रुटि कर दी है ओटीआर के अलावा, क्योंकि ओटीआर में आप स्वयं के नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग में परिवर्तन करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको अपने आधार और जन आधार में परिवर्तन करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे फेच डाटा होते हैं, वहां से उनको पिकअप करता है, इनमें आप चेंज नहीं कर सकते। ये तो जब आपके आधार और जन आधार में चेंज होंगे तो वहां से उठाएगा, तो जो नाम होंगे वहीं से आ जाएंगे। लेकिन बाकी अगर कोई डिटेल में आपने कोई गलती कर दी है तो आप उसमें संशोधन कर सकते हो, और उसके लिए संशोधन वो 3 तरीके से हो सकता है। फीस तो आपकी इसमें बताई गई है कितनी, 300 रुपये, 300 रुपये फीस है संशोधन करने की। लेकिन एक बार संशोधन होता है कब? जब फॉर्म चल रहा है, फॉर्म की डेट चल रही है और उसी में आपको संशोधन करना तो कर सकते हो। दूसरा होता है कि फॉर्म की डेट चली गई और उसके बाद अगले 7 दिन तक मौका देता है कौन? चयन बोर्ड, कि आप उसमें संशोधन करवा सकते हो। वहां पर भी आप संशोधन नहीं करवाते हो तो परीक्षा का जो दिन है उससे पहले, यानी उससे 60 दिन पहले 7 दिन का मौका फिर वो चयन बोर्ड देता है कि अगर फिर भी कोई त्रुटि है तो उसको आप सुधार कर सकते हो। उसके लिए आपको 300 रुपए है वो पेमेंट देने होंगे, ठीक है। तो ये जानकारी हो गई नॉर्मल सी, है ना। एक बात दे रखी है कि शैक्षणिक योग्यताओं में अभ्यर्थी अंतिम तिथि के पश्चात 7 दिवसों तक एक कॉलम में बोर्ड विश्वविद्यालय का नाम, रोल नंबर, उत्तीर्ण वर्ष इत्यादि में कोई संशोधन नहीं कर सकेगा। ये अपने को ध्यान में रखना है ना। ये बाकायदा स्पष्ट लिखा कि इनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो ये संशोधन की बातें हो गई। अगर आपने फॉर्म गलत भर दिया, आपके पास योग्यता नहीं थी और आपने फॉर्म भर दिया, तो वहां पर भी जो चयन बोर्ड एक मौका देता है कि आप उस फॉर्म को विड्रॉ कर सकते हो, हटा सकते हो, है ना। अगर आप हटाते नहीं हो और आपका कॉल लेटर आता है, आप एग्जाम में बैठते हो, अगर बोर्ड को लगता है तो वो आपके विरुद्ध है, वो विधि सम्मत कार्यवाही कर सकती है ना। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। बाकी ये नॉर्मल सी जानकारियां हैं। तो ये आपकी एक महत्वपूर्ण
भर्ती उसका नोटिफिकेशन आया है और उससे रिलेटेड अपन ने आज के सेशन में चर्चा की है। निश्चित रूप से ये सारी चीज जो मैंने आपको बताई है आपके क्लियर हो गई होगी। अब आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और हमें बताएं कि आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग भी हम आपको मैटर उपलब्ध करवाते रहें, है ना। तो आज के इस सेशन में एक शानदार सा सेशन जो मैंने आपके साथ शेयर किया आपके फायदेमंद होगा और निश्चित रूप से आप फॉर्म भर के तैयारियों में जुट जाओगे, ऐसी आशा और विश्वास रखता हूं। और इसी आशा और विश्वास के साथ आज के सेशन में इतना ही। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।